तो हम टर्म कर रहे थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और मैंने आपसे कहा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह का होता है. वन इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड सेकेंड इज, मुझे लिखना ऑन नहीं होता, सेकेंड इज रिडक्शन पोटेंशियल, राइट. तो आपके पास जब हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करी तो बेटा आपके पास एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था और एक रिडक्शन पोटेंशियल था. लेकिन अब ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई कहां से? आपने तो याद कर लिया या मैंने बता दिया. तो आपने कहा दो तरह का पोटेंशियल हो सकता है, वन इज ऑक्सीडेशन, अनदर इज रिडक्शन पोटेंशियल. अब क्वेश्चन ये है कि ये वैल्यूज कहां से आती हैं. हमें कैसे पता चलता है कि E नॉट जिंक गिव्स जिंक टू पॉजिटिव इज प्लस 0.76 वोल्ट. ये वैल्यू एल्युमिनियम के लिए लेते हैं तो ये वैल्यू हो जाती है 1.80 वोल्ट. यही वैल्यू जब मैंने सिल्वर के लिए ली, एक मिनट बेटे, जस्ट अ मिनट. ओके बेटे, मैं नेटवर्क चेंज कर रही हूँ, ठीक है. That is of two types. One is oxidation potential and another is reduction potential. ये जो values आई हैं, अब ये values मैंने आपसे कहा था अगर reduction potential की टर्म में लिखते हैं तो zinc टू पॉजिटिव टू zinc, तो ये वैल्यू आ जाएगी -0.76 वोल्ट. ऐसे ही एल्युमिनियम का रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास आ जाएगा -1.80 volt. And in the same manner, silver, 1 positive to silver, it is going to be oxidation potential माइनस में है इसका और रिडक्शन प्लस में. अब मेरा क्वेश्चन ये था कि बेटा यहाँ पर ये जो वैल्यूज आई हैं ये आई कहाँ से? हाउ वी कम टू नो अबाउट दीज वैल्यूज. ये वैल्यूज हमें कैसे पता चल जाती है कि जिंक की ये वैल्यू लेनी है, कॉपर की ये लेनी है, ये सब वैल्यूज हमें कहाँ से मिली? दैट इज द मेन पॉइंट. तो हम कहेंगे दीज पोटेंशियल्स आर नोन बाय हैविंग सम स्टैंडर्ड. जैसे मान लो एक चीज का मास 2 किलो है तो दूसरी चीज का 5 किलो, तो आपको कैसे पता चलता है कि 2 किलो या 5 किलो? तो पहले आपने 1 किलो को डिफाइन किया होगा ना. आप कहते हो दिस इज 1 किलोग्राम, जो इसके डबल है दैट इज 2 किलोग्राम, जो इससे 5 टाइम्स है 5 किलोग्राम. तो आपको एक स्टैंडर्ड डिफाइन करना पड़ता है, तभी आप किसी की वैल्यू निकाल पाते हो. तो हम कहेंगे ई नॉट रिडक्शन कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू डिफाइन अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड. तो हम कहेंगे SHE और वी कैन से NHE इज अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. With the help of which we calculate E naught reduction of an electrode. किसी भी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज करना पड़ता है. अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का E नॉट SHE अगर मैं लिखती हूँ तो ये आता है 0.0 वोल्ट, और ये हमने एज्यूम कर लिया है. अगर कोई इससे बड़ी वैल्यू होगी तो हम कहेंगे पॉजिटिव, कोई 0 से छोटी वैल्यू आएगी तो हम कहेंगे नेगेटिव. यानी आपने इसको इस तरह से कॉन्सेप्ट लगा लिया कि इसको 0 मान लो, इसके कंपैरिजन में बाकियों को लेना है. अब ये 0.0 वोल्ट है. अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है क्या? व्हाट इज दैट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मतलब है आपने E नॉट H पॉजिटिव टू H2 लिया था. दिस इज गोइंग टू बी 0.0 वोल्ट, यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये. तो दिस इज एन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड.
अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, तो बेटे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन तो एक गैस है। इस गैस को पानी में डालने के लिए हमने क्या किया, हमने एक प्लैटिनम की प्लेट ली, रॉड, यहां से हाइड्रोजन गैस उसके अंदर डाल दी। अब चारों तरफ उसके क्या रख दिया, HCl। Here we have taken HCl। HCl क्या देगा आपको, H पॉजिटिव आयन, और ये आपके पास क्या हो गया, हाइड्रोजन। एट टेम्परेचर क्या कर लिया, 298 केल्विन, प्रेशर हमने रख लिया 1 बार, और ये कंसंट्रेशन कर दी 1 मोलर और 1 नॉर्मल। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक स्पेशल इलेक्ट्रोड है, जिस इलेक्ट्रोड में आप हाइड्रोजन को H पॉजिटिव के कांटेक्ट में रखते हो। कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव डिफाइन कर दिया, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड कहा था, टेम्परेचर फिक्स कर दिया, प्रेशर फिक्स कर दिया, और अब हाइड्रोजन किसके कांटेक्ट में है, H पॉजिटिव के कांटेक्ट में। ये जो मैंने लिखा है, बताओ भी ये कौन सा पोटेंशियल लिखा है मैंने, रिडक्शन की ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, E0 H पॉजिटिव टू हाफ H2, तब भी ये वैल्यू 0.0 वोल्ट ही आएगी। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे N2 है और यहाँ पे N1 है, लेकिन पोटेंशियल सेम रहता है। इसका मतलब इसको 2 से 3 से जो मर्जी मल्टीप्लाई करते जाओ, E0 वैल्यूज को कोई फर्क नहीं पड़ता, E0 वैल्यूज रिमेन सेम। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, आप ये वैल्यूज निकालने के लिए इसको यूज करने वाले हो। तो वी आर गोइंग टू यूज दिस इलेक्ट्रोड टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ जिंक, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर, टिन, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, चलो जल्दी से इसे नोट करो। करें आगे, नोट कर लिया। अब टू कैलकुलेट E0 value of an electrode, the electrode is connected to standard hydrogen electrode। अगर आपने किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है, तो आप उस इलेक्ट्रोड को SHE के साथ कनेक्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड लिया, यहां जिंक ले लेते हैं। चलो, ये मैंने जिंक रॉड ली है और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। हमने इस रॉड को किससे कनेक्ट करना है, विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये मेरे पास हो गई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और यहां पे हमने लगा दिया सॉल्ट ब्रिज। अब आपको पता है सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, आपको ये भी पता है कि सेल बिना सॉल्ट ब्रिज के काम नहीं करेगा। आपने इस तरह का एक सेटअप बनाया, दिस इज SHE, और ये हो गया मेरा जिंक इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस तरफ से इधर जा रहे हैं,
अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल रीडिंग आपको कुछ बता देगी कि रीडिंग क्या है। तो आपसे कहते हैं कि हमें पता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो उसमें ऑक्सीडेशन होगी एनोड एंड नेगेटिवली चार्ज्ड। तो जो नेगेटिव है वो क्या बन गया एनोड, और जो पॉजिटिव है वो क्या बन गया कैथोड। यहां पे एक रीडिंग आ रही है 0.76 वोल्ट, और ये रीडिंग जो है एक्सपेरिमेंट से आएगी, यानी जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया होगा तब जाके मुझे पता चला कि यहाँ पे जो रीडिंग आ रही है वो 0.76 वोल्ट आ रही है। तो आपने जैसे ही जिंक इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट किया, कनेक्ट करते ही आपको वहां पे वोल्ट मीटर या आपका पोटेंशियल मीटर पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है। तो वो बता रहा है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 0.76 वोल्ट का है। तो आपसे कहते हैं कि आपको ये समझना पड़ेगा कि ई नॉट सेल जो है वो कितना आ गया 0.76 वोल्ट, और ई नॉट सेल होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट कैथोड यानी ई नॉट ऑफ H पॉजिटिव टू हाइड्रोजन माइनस ई नॉट एनोड यानी जिंक टू पॉजिटिव टू जिंक, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या बना हुआ है कैथोड, और वो क्या एक्ट कर रहे हैं एनोड। तो कैथोड माइनस एनोड, दोनों ही कौन से पोटेंशियल लिखे मैंने रिडक्शन पोटेंशियल, एंड दिस इज अगेन रिडक्शन पोटेंशियल। अब वो आपसे कहते हैं ये वैल्यू तो 0.0 है, तो बताओ ई नॉट जिंक टू पॉजिटिव टू जिंक कितना होगा, बोलो जी। -0.76 वोल्ट। तो आंसर आ गया। बस क्या किया हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट किया, जो भी रीडिंग यहाँ पे आएगी उस रीडिंग के हिसाब से न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। तो 0.76 वोल्ट किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू कैथोड ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड आपका SHE है, पहले से ही पता था, और एनोड आपका जिंक है, तो नेचुरल है 0 माइनस ई नॉट जिंक, तो ई नॉट जिंक आ गया -0.76 वोल्ट। बोलो जी, ये पता समझ आया कि क्या किया मैंने। अब मैंने SHE और एल्युमिनियम इलेक्ट्रोड के साथ उसे कनेक्ट किया। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ रही है 1.80 वोल्ट, दिस इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। और इलेक्ट्रॉन जो है वो एल्युमिनियम से हाइड्रोजन की तरफ जा रहे हैं। तो बताओ एनोड कौन है और कैथोड कौन है, बोलो। एल्युमिनियम एनोड है और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है कैथोड है, ठीक है। तो आपके पास एल्युमिनियम इज एनोड, SHE इज कैथोड। करो सॉल्व, जस्ट सॉल्व द वैल्यू। E naught cell is equal to 1.80 E naught SHE minus E naught aluminium 3 positive to aluminium, यानी 1.80 is equal to 0.0 minus E naught aluminium 3 positive to aluminium। तो आप E naught aluminium 3 positive to aluminium कैलकुलेट कर सकते थे। क्लियर हुआ?
हाँ जी बेटा, समझ आ रहा है? Yes, ma'am. चलो, अब मैं एक और एक्सपेरिमेंट का बनाती हूँ, फिर उसको भी आप कैलकुलेट करो। तो ये हमारे पास आ जाएगा हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाँ जी बेटा, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है वो कैथोड, रिडक्शन कैथोड, ऑक्सीडेशन है ना। आपने कहा था ना कि उल्टा हो जाएगा, इसमें कैथोड एनोड हो जाएगा, एनोड कैथोड। वो तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में था ना। साइन चेंज हुआ है बेटे, सिर्फ साइन बदल जाता है। यहाँ एनोड नेगेटिव है, कैथोड पॉजिटिव है, लेकिन होगा ऑक्सीडेशन एंड एनोड, रिडक्शन एंड कैथोड। प्रोसेस नहीं चेंज हुआ, सिर्फ साइन चेंज हुआ है। जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो एनोड, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो कैथोड, राइट? सिर्फ साइन चेंज होता है, अदरवाइज सब सेम है। यानी ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और ये पॉजिटिव, ये कैथोड है और इस पे रिडक्शन हो रही है। ये नेगेटिव है, दिस इज एनोड, और यहां ऑक्सीडेशन हो रही है, इसलिए ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन निकले और वो यहां से चल पड़े इधर की तरफ। यानी जो भी इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है वो एनोड बनता है, जो ले रहा है वो कैथोड बनेगा। जैसे ये थर्ड एग्जांपल देखो, इस थर्ड एग्जांपल में अब आपका SHE क्या बन गया? चेक, एनोड। अब ये एनोड है और कॉपर इलेक्ट्रोड क्या बन गया है? कैथोड बन गया है। तो नाउ SHE is anode and copper electrode is cathode. करो सॉल्व। करो सॉल्व जल्दी से, शाबाश। समझ आ रहा है सबको? Yes, ma'am. सब लोग सीधे बैठे हुए हैं कि लेट के पढ़ रहे हो? सीधे बैठो, बैकबोन स्ट्रेट रखो बेटा सब लोग। सीधे बैठो, टेबल चेयर पे बैठ सकते हो तब भी ठीक, बेड पे बैठो तो चौकड़ी मार के सीधे बैठो। पढ़ने के लिए बैकबोन का स्ट्रेट होना बहुत जरूरी है, वरना कुछ याद नहीं रहेगा। अब आपके पास E0 सेल, there is 0.34 volt and it is equal to E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब हमारा कैथोड जो है वो कॉपर इलेक्ट्रोड है, that is copper to positive to copper, और एनोड हमारा अब SHE है, राइट? तो नेचुरली ये वैल्यू आ गई E0 कॉपर माइनस 0.0 is 0.34 volt. E0 copper to positive to copper is going to be plus
34 volt. This is the answer. इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल किसी का भी पॉजिटिव या नेगेटिव आ सकता है। जो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, the electrode which is going to take electron from hydrogen is going to have positive potential, or an electrode which is going to give electrons to hydrogen is called negative potential value, is having negative electrode potential. तो ऐसे आपके पास बहुत सारे पॉजिटिव, बहुत सारे नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स बन गए। वी हैव सो मेनी इलेक्ट्रोड्स विद अस। हम कहते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स, इन सबको मिला के बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स हमारे पास हैं। हाँ जी बेटे, यहाँ तक देखो, एनी डाउट इफ यू हैव? अब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स थे, इनको हमने अरेंज किया था इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल। तो मैंने आपसे कहा था वहां बनेगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कब बनती है? जब आप कहते हो कि वहां पे सारे रिडक्शन पोटेंशियल्स को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो तब जाके आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मिलती है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स देखो। पहला एलिमेंट आता है लिथियम 1 पॉजिटिव टू लिथियम। तो आप कहते हो मिनिमम रिडक्शन पोटेंशियल। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल लिथियम का है। फिर हम बढ़ाते गए, फिर आ गया हाइड्रोजन पॉजिटिव टू हाइड्रोजन, जिसकी वैल्यू क्या है 0.0 वोल्ट। और फिर और बढ़ती जाएगी तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास है फ्लोरीन से फ्लोरीन नेगेटिव। दिस इज हैविंग मैक्सिमम E0 रिडक्शन। तो आप ये कह सकते हो रिडक्शन पोटेंशियल में जो सीरीज बनी, उस सीरीज में सबसे कम वैल्यू लिथियम की थी, हाइड्रोजन की वैल्यू 0 थी और फ्लोरीन की वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो रिडक्शन पोटेंशियल की जब वैल्यूज देखते हैं तो वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यूज एज फॉलोज। अब इन वैल्यूज में आपकी जो मेटल्स हैं उनकी सीरीज है, जैसे लेट प्रोफेसर BCA नॉन मेडिकल, लेट प्रोफेसर BCA नॉन मेडिकल, ठीक है। फिर हम कहते हैं जिंक टिन लेड, ठीक है। लेट प्रोफेसर BCA नॉन मेडिकल, जिंक टिन लेड। फिर आ जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद इसके नीचे हमारे पास वैल्यू आती है कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो मेटल्स की सीरीज ऐसी है। अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स की जो सीरीज आपके पास आई है वो लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, टिन, लेड, हाइड्रोजन और उसके बाद कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट मेटल्स लिख लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे मेटल्स हैं, जैसे कैडमियम है, उसकी भी वैल्यू है। तो हम सारी वैल्यूज को अरेंज कर सकते हैं इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। तो आपको अगर याद हो, आपने 10th क्लास में किया था केदारनाथ का माली, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। तो आप कहते हो यहाँ पे एक आयरन भी था। तो आपने ये जो सीरीज लिखी है दिस इज फॉर मेटल्स। आप बताओ सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका हुआ? लिथियम का। सबसे हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल किसका नजर आ रहा है? प्लैटिनम का, मेटल्स में। नॉन मेटल्स की बात करें तो हाइड्रोजन के नीचे आप लोगे H पॉजिटिव से हाइड्रोजन, इसके बाद हमारे पास आता है आयोडीन, फिर आता है ब्रोमीन, फिर आपके पास क्लोरीन और फिर जाके फ्लोरीन। तो आप ये कह सकते हो आपके पास I नेगेटिव तक की फॉर्मेशन, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, ये वैल्यू इंक्रीज करनी है। E0 रिडक्शन इंक्रीजेस।
फॉर इम्पॉर्ट आप कह सकते हो हैलोजेंस। तो अगर हम हैलोजेंस की बात करें तो हैलोजेंस में हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसका मतलब पॉजिटिव है। और वैल्यूज कैसे आ रही हैं? आयोडीन का सबसे कम, फिर ब्रोमीन, फिर उसके बाद क्लोरीन और लास्ट इज फ्लोरीन। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मतलब आपकी बुक में एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज गिवन है, यानी आपको सारी वैल्यूज दी जाएंगी। अगर आपको वैल्यूज दी गई हैं तो आपको इन वैल्यूज को यूज करना सीखना है, यानी हमारा टारगेट ये है कि हम इन वैल्यूज को यूज कर पाए। तो अब हमारे पास आता है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी जो आपने पढ़ा है इसको जरा यूज भी तो करें। तो एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, करें आगे, यहां तक समझ आ गया? हाँ जी बेटे, नोट कर लिया जहां तक सबने? हाँ जी करो। ऑर्डर याद रह जाए तो अच्छी बात है, वरना वहाँ वैल्यूज गिवन होंगी। कर लिया नोट? अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अगर हम यूज करते हैं तो हम कैसे यूज करेंगे? रूल नंबर 1, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप होंगे जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, हम कहते हैं इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत ज्यादा है। तो आप ये समझ सकते हो इन सब में से सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वह कह रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं? नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स में अगर इनको देखा जाए तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो गया? फ्लोरीन। तो आप ये कह सकते हो इसका मतलब आयोडीन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन एंड देन वी हैव फ्लोरीन। तो बेटे ऑक्सीडाइजिंग पावर आप होगे, ऑक्सीडाइजिंग पावर का ये जो ऑर्डर मैंने लिखा है ये मुझे कहां से मिला? That is with the help of reduction potential. तो नॉन मेटल्स आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। हमें पता है कि नॉन मेटल्स अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, और नॉन मेटल्स में कौन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? फ्लोरीन। तो आप ये कह सकते हो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द पीरियोडिक टेबल, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज फ्लोरीन। सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास फ्लोरीन है। रूल नंबर 2, वो कहते हैं E नॉट रिडक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर।
यानी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और रिड्यूसिंग पावर आपके पास किस बात पे डिपेंड कर रही है? ई नॉट रिडक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब मुझे बताओ सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका था? मिनिमम रिडक्शन पोटेंशियल इज ऑफ लिथियम। तो आप कहोगे लिथियम इज with minimum reduction potential, therefore best reducing agent। यानी अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास है लिथियम 1 पॉजिटिव टू लिथियम, इसका ई नॉट रिडक्शन सबसे कम, फिर आ गया पोटेशियम 1 पॉजिटिव टू पोटेशियम थोड़ा सा ज्यादा, फिर आ जाए रुबीडियम 1 पॉजिटिव टू रुबीडियम, देन यू हैव सोडियम 1 पॉजिटिव टू सोडियम। तो बताओ ई नॉट रिडक्शन यहाँ पे इस ऑर्डर में है, तो रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा? तो विच वन इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट? लिथियम और फिर क्या आ जाएगा? पोटेशियम, देन वी हैव रुबीडियम और देन इट इज सोडियम। ठीक है, तो दो एप्लीकेशंस तो हमारी ये होगी। अगर हमें बताना हो कि विच वन इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, विच वन इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हम इस तरह से बता सकते हैं। तो ये दो आपके जो पॉइंट्स हैं, दीज 2 पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। थर्ड एप्लीकेशन है, वो कहते हैं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। अगर हम मेटल्स की बात करते हैं तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट रिडक्शन। जिन मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो नेचुरल है इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो लिथियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि इसका ई नॉट रिडक्शन सबसे कम है। अब हम कहते हैं ई नॉट रिडक्शन ऑफ मेटल्स इफ इज पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है यानी हाई हो गया, तो आप कहोगे these metals are called noble metals, these are called noble metals। तो नोबल मेटल्स में आपके पास कौन कौन से? जैसे कॉपर, बहुत ही कह सकते हो ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव। फिर हम कहते हैं कॉपर से ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू किसकी है? मरकरी की। फिर उसके बाद है सिल्वर, देन यू हैव गोल्ड एंड देन प्लैटिनम। तो ये ई नॉट रिडक्शन का ऑर्डर है। आप मुझे बताओ, अगर ई नॉट रिडक्शन का ये ऑर्डर है तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर आ जाएगा रिवर्स, यानी सबसे कम रिएक्टिव मेटल कौन सा हो गया? प्लैटिनम। तो प्लैटिनम इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। ये हमें कैसे पता चल रहा है? दिस वी कैन टू नो फ्रॉम द वैल्यू ऑफ ई नॉट रिडक्शन। तो तीसरी एप्लीकेशन हो गई, हमें पता चल रहा है कि आप इससे मेटल की रिएक्टिविटी सोच सकते हो। अब हमें समझ आ रहा है कि जिंक और कॉपर में से जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। सेम वे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब में से लिथियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, पोटेशियम उससे कम, सोडियम सबसे कम। हालांकि आपको पता है कि सोडियम जो है वो भी बहुत रिएक्टिव है, लेकिन वो लिथियम, पोटेशियम, रुबीडियम से कम रिएक्टिव है। राइट? यहां तक बताओ बेटे, फर्स्ट 3 एप्लीकेशंस क्लियर हुई? ई नॉट रिडक्शन की वैल्यूज आपको दी जाएंगी। वैल्यूज वहां पे दी हो तो क्या आप सोच भी पाओगे क्या करना है? तो उनका कहना है कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मिल गई, उसके बाद का स्टेप तो आपको पता होना चाहिए ना। अगर मैंने 4 वैल्यूज दे ही दी तो यू मस्ट बी इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड कि क्या करना है उसके आगे। राइट?
नोट कर लिया फर्स्ट 3 एप्लीकेशंस. Yes, ma'am. Fourth application we have is reactivity of nonmetals. Reactivity of nonmetals. It is directly proportional to E naught reduction. यानी आपके पास अगर हम कह रहे थे ई नॉट रिडक्शन और रिएक्टिविटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ई नॉट रिडक्शन आयोडीन का सबसे कम था, फिर उसके बाद ब्रोमीन, देन क्लोरीन एंड देन फ्लोरीन. तो नेचुरली रिएक्टिविटी का भी ऑर्डर सेम रहेगा. तो रिएक्टिविटी ऑर्डर इज आल्सो सेम फॉर नॉन मेटल्स. तो नॉन मेटल्स में क्या होता है, जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल उतना रिएक्टिव नॉन मेटल. तो नॉन मेटल्स में रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल और मेटल्स में रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल. राइट? Now it is going to be the fifth application. Spontaneity of a redox reaction can be checked. यानी अगर आपके पास E naught वैल्यूज हैं तो आप किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी चेक कर सकते हो. कैसे? Spontaneity of redox reaction can be checked. तो वह कहते हैं E naught सेल हमेशा क्या होगा, E naught कैथोड माइनस E naught एनोड. ये वैल्यू अगर आपकी पॉजिटिव आ रही है तो स्पॉन्टेनियस, और अगर नेगेटिव आ गई तो नॉन स्पॉन्टेनियस. यानी अगर आपको E naught वैल्यूज पता हो तो आप ये बता सकते हो ना कि वेदर अ सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, कोई रिएक्शन होगा या नहीं होगा. क्योंकि लिखने में तो दुनिया का हर रिएक्शन हो जाता है ना. सोचो जरा, मैंने ऐसा लिखा फॉर एग्जांपल, ध्यान से देखो, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. और एक बार मैंने लिख दिया सिल्वर प्लस कॉपर सल्फेट, वी गेट सिल्वर सल्फेट प्लस कॉपर. अब आपको क्या पता कि ये दोनों रिएक्शंस होती हैं या नहीं होती. हमने तो दोनों रिएक्शंस लिख दी. वो आपसे कहते हैं हम चेक कर सकते हैं इस फॉर्मूला से. कैसे? यहां पे मेरे पास जिंक बन रहा है एनोड, ये हो गया ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन वाला होता है एनोड. और कॉपर 2 पॉजिटिव से 0, ये हमारे पास हो गया कैथोड. अब अगर मैं आपके पास कहूं कि E naught सेल, इट इज E naught कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर माइनस E naught जिंक 2 पॉजिटिव टू जिंक. कॉपर की वैल्यू है 0.34 वोल्ट, जिंक की वैल्यू है -0.76 वोल्ट. ये आंसर आ रहा है 1.1 वोल्ट. इसका मतलब पहली वाली रिएक्शन तो हो जाएगी. सेकंड आप मुझे करके बताओगे, मैं आपको वैल्यूज दे रही हूँ. कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर की वैल्यू है 0.34 वोल्ट एंड सिल्वर की वैल्यू मैंने आपको दे दी, दिस इज गोइंग टू बी 0.80 वोल्ट. करके बताओ कि ये वाला रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं. क्या ये हो पाएगा? करो जरा. Yes, ma'am. Spontaneous. स्पॉन्टेनियस आ रहा है. करंट कैसे किया बेटे?
सिल्वर की ऑक्सीडेशन हो रही है और कॉपर की रिडक्शन। आपके पास जो अब सेकेंड एग्जांपल है उसमें बताओ कौन एनोड एक्ट कर रहा है और कौन कैथोड है। विच वन इज एनोड एंड विच वन इज एक्टिंग एज कैथोड। मैम सिल्वर एनोड। सिल्वर एनोड बना हुआ है और कॉपर कैथोड। इसका मतलब ई नॉट कॉपर टू पॉजिटिव टू कॉपर माइनस ई नॉट सिल्वर वन पॉजिटिव टू सिल्वर। यह आएगा ई नॉट से। अब वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा। 0.34 माइनस 0.80 वोल्ट कितना आ रहा है? हाँ जी माइनस 0.4446। अब ये तो माइनस में आ गया। अगर माइनस में आ रहा है तो क्या हुआ फिर? नॉन स्पॉन्टेनियस। यानी कोई प्रोसेस होगा या नहीं होगा ये हमें इस तरह से पता चलता है। दिस इज हाउ वी केम टू नो अबाउट कि कोई रिएक्शन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रेडॉक्स रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड लाइक दिस। तो ये हमारे पास बन गया फिफ्थ एप्लीकेशन ऑफ योर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यानी सीरीज में देख के आपको पता चल सकता है कि कौन सी प्रोसेस कौन सा सेल बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। यानी आप ये कह सकते हो, मान लो आपने ये लिखा लेट प्रोफेसर BCA नॉन मेडिकल, मान लो मैंने इतना लिखा, तो वो आपसे कह रहे हैं कि अगर लिथियम को एनोड बना दो और एल्युमिनियम को कैथोड बना दो तो सेल स्पॉन्टेनियस बनेगा। यानी सेल की स्पॉन्टेनिटी तब होती है जब जिसकी वैल्यू कम है उसको क्या बनाएंगे? एनोड, और जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसको क्या बनाएंगे? कैथोड। यहाँ जिंक की वैल्यू कम थी उसे मैंने एनोड बनाया, कॉपर की वैल्यू ज्यादा थी मैंने उसको कैथोड बनाया, तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है। ऐसे यहाँ पे कॉपर की वैल्यू कम है सिल्वर की ज्यादा, तो सिल्वर को कैथोड बनना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ तो सिल्वर एनोड बन रहा है। तो हम कहेंगे किसी भी रिएक्शन में जो हायर वैल्यू है दैट शुड एक्ट एज कैथोड। यानी हायर ई नॉट रिडक्शन should act as cathode। अगर ऐसा होगा तो आप कहोगे यस, अगर ऐसा है तो सेल क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लोअर होगा, लोअर ई नॉट रिडक्शन जिसका है, दैट शुड एक्ट एज एनोड। तो ये हमारे पास था स्पॉन्टेनिटी प्रेडिक्शन। इसके अलावा जब आपने ई नॉट सेल निकाल लिया तो कहते हैं रिडॉक्स में ई नॉट सेल निकालने के बाद यू मस्ट नो हाउ टू कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट क्या होता है? माइनस NF ई नॉट। अगर आपके पास ई नॉट सेल है तो आप डेल्टा जी नॉट निकाल सकते हो। तो डेल्टा जी नॉट अगर आपके पास नेगेटिव आ जाए तो आप कहते हो स्पॉन्टेनियस। तो अल्टीमेटली बात तो वही पे आ गई ना कि ई नॉट पता होगा तो डेल्टा जी नॉट निकल जाएगा। नेक्स्ट इज डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log ऑफ K इक्विलिब्रियम। तो कहते हैं अगर आपको डेल्टा जी नॉट मिल गया, इफ यू नो डेल्टा जी नॉट, तो ये आ जाएगा माइनस NF E नॉट, इट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log ऑफ K। Minus and minus is cancelled out. E naught comes out to be 2.303 RT log K divided by NF.
अगर हम टेम्परेचर को 298 केल्विन अज्यूम कर ले, इफ टेम्परेचर इज 298, तो ये फॉर्मूला बन जाता है E नॉट इज इक्वल टू 0.0591 बाय n log k। तो आप कहोगे यहाँ से हम क्या निकाल पाएंगे, व्हाट वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस? हम कहेंगे log k कैलकुलेट हो सकता है, तो log k comes out to be n E naught by 0.0591। यहां से अगर log k निकल सकता है तो k आ जाएगा एंटीलॉग ऑफ n E naught by 0.0591। It means ultimately आप कहां तक पहुंच पा रहे हो? You can calculate the values till k। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k can be calculated। तो आपसे कह रहे हैं अगर आपको डेल्टा G नॉट पता चल गया तो आप log k तक जा सकते हो, और log k से क्या आ सकता है? k इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब R इज गैस कांस्टेंट, T इज 298, F क्या है? फैराडेज कांस्टेंट। तो हम कह रहे हैं 2.303 into R into T by F, ये वैल्यू 0.0591 है। प्रोवाइडेड आपके पास T क्या है? 298, F क्या होता है? 96500, और R की वैल्यू होती है 8.314। अगर आप इन सबको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू 0.0591। इट मींस एक बार आपके पास E नॉट सेल आ गया तो आप वहां से log k निकाल सकते हो, या फिर डेल्टा G नॉट से log k निकल सकता है। बोलो जी, बात समझ आई? हाँ जी बेटा, यस मैम। इसे पूरा नोट करो अच्छे से। नोट कर लिया? Yes, ma'am. आज अनन्या का कनेक्शन नहीं मिल पा रहा। हाँ जी, अब क्वेश्चन राइजेस, बट log टू द बेस 10, ये था log टू द बेस 10। अगर हम इसको नेचुरल लॉग की फॉर्म में लिखते तो क्या करते? इफ यू राइट इट इन द टर्म्स ऑफ नेचुरल लॉग, तो डेल्टा G नॉट बन जाता आर टी नेचुरल लॉग ऑफ k। ठीक है, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू आर टी नेचुरल लॉग ऑफ k बन गया। अब अगर ऐसा है तो नेचुरल लॉग ऑफ k क्या आ सकता था? डेल्टा G नॉट डिवाइडेड बाय आर टी माइनस टी। ठीक है, तो k किसकी इक्वल आया? आप कहते हैं e रेज टू पावर माइनस डेल्टा G नॉट बाय आर टी। नेचुरल लॉग को हटाना हो तो e रेज टू द पावर करना पड़ता है। आप जरा सोच के बताओ, आपने मुझे डिराइव करके बताना है। डेल्टा G नॉट इज माइनस NF E नॉट, इट इज इक्वल टू माइनस RT नेचुरल लॉग ऑफ k। जरा इसे डिराइव करो टिल द वैल्यू ऑफ k।
करो। यानी इस एक फॉर्मूला से आप अपने 3 आंसर्स बना लोगे और नेचुरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको इन फॉर्मूलाज को चेक करने के लिए बोलते हैं कि विच फॉर्मूला इज करेक्ट। क्या बनाया बेटे? माइनस माइनस कैंसल्ड, क्या क्या होगा? E नॉट इज इक्वल टू आर टी बाई एन एफ नेचुरल लॉग ऑफ के। The natural log of k becomes equal to nf e naught by rt और k आ जाएगा e raised to power nf e naught by rt। चेक करो, जब भी नेचुरल लॉग को हटाना हो तो नेचुरल लॉग को हटाने के लिए क्या करते हैं? जो वैल्यू होती है वो e raised to the power बन जाती है। अब आपने मुझे यहां से log k बताना है, क्या होगा? माइनस डेल्टा जी नॉट बाई 2.303 आर टी आ जाएगा। अगर आपसे बोलो व्हाट इज के, तो ये बन जाएगा 10 रेज़ टू पावर माइनस डेल्टा जी नॉट बाई 2.303 आर टी। तो एक ही फॉर्मूला है, बस उसको लिखने के स्टाइल्स अलग अलग हैं। इस फॉर्मूला में मैंने डेल्टा जी नॉट से ही के निकाल दिया, नेक्स्ट फॉर्मूला में हमने ई नॉट से के निकाला और इस फॉर्मूला में फिर से डेल्टा जी नॉट से के। जब भी लॉग टू द बेस 10 हो तो एंटी लॉग में 10 रेज टू द पावर वैल्यू होती है। ठीक है, इसको याद रखना बेटे। जिन लोगों को लॉग भूल गया है इसको ऐसे लिख लो, लॉग k इज इक्वल टू 1। मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ तो इसका मतलब k क्या हो जाएगा? 10 रेज टू पावर 1। ठीक है, अगर आ जाए log k इज इक्वल टू 2 तो k आ जाएगा 10 रेज टू पावर 2। तो ऐसा रूल हुआ करता था, log k मान लो आ जाए -3 तो k होगा 10 रेज टू पावर -3। तो log को हटाने के लिए आपका ये टेक्निक काम आता था। तो ये आपने +1 में किया था लॉग टेबल, जब आपने pH के न्यूमेरिकल्स किए थे। तो थोड़ा सा याद होगा, थोड़ा तो आप भूल चुके हो लग रहा है, आपकी तत्व से शक हो गए ना आपके एक्सप्रेशंस। कितने लोगों को याद है लॉग टेबल? रेज योर हैंड्स प्लीज। लॉग की बेसिक वैल्यूज कितनी? क्यों +1 में किया नहीं था pH? हाँ 8 वाला पक्का, +1 वाला भूल गए और 8 वाला पक्का याद होगा आपको, है ना? किसी को भी नहीं याद log 1 कितना होता है? व्हाट इज log 1? log 1 क्या होता है? log 1 इज 0। log 10 कितना होता है? 1। log 10 इज 1। log 100 2। लिखो एक साइड पे, सब कुछ भूल गए हो तो क्वेश्चन कैसे करेंगे? इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं हमें। तो साइड पे लिखेंगे बेटा अपने पास log 1 is 0, log 100 is 2, log 1000 is 3, log 10 raised to power 4 is 4। तो log की कुछ बेसिक वैल्यूज हम करते थे, जैसे मान लो मैं लिखती हूँ log of 10 raised to power -2, तो बताओ क्या आंसर होगा?
बोलो। log 10 with -2 -2 का। चलो पहले इतना नोट करो फिर बताते हैं। सीधे बैठा करो बच्चे, जब आप लेट के पढ़ते हो ना तो यही हालत होती है। ये जो बेड पे बैठे हुए हैं सब बच्चे, सीधे बैठो, बैक पेन स्ट्रेट करो जरा, सीधे बैठो। सोफा पे बैठे हो तो भी सीधे बैठो। कॉपी को अपने हाथ में पकड़ो, साथ साथ लिखो ताकि आपको याद रहे, क्योंकि जब तक बैकबोन स्ट्रेट नहीं होती तब तक हम चीजें याद नहीं रख पाते। दिस इज द रीजन जो मूवी आपने थिएटर में देखी होती है उसका तो एक एक सीन याद होता है, लेकिन जो मूवी आप घर में बेड पे लेट के आराम से रात को देखते हो वो याद हल्की हल्की सी रहती है, धुंधली धुंधली सी। फिर तभी आप दूसरी बार भी देख लेते हो, फिर तीसरी बार भी देख लेते हो, चौथी बार भी देख लेते हो, फिर लगता है अच्छा थोड़ी थोड़ी याद हो रही है। तो या तो आप 4 बार देख के पढ़ के चीजें याद करोगे या फिर एक ही बार में पूरा याद रखोगे। राइट? ये तो अब आपने डिसाइड करना है आपने कैसे याद करनी है चीजें। कर लिया नोट? मिटा दो मैं लॉग पे चलो। तो आपके पास डेल्टा जी नॉट और ई नॉट ये दोनों रिलेटेड टर्म्स हैं, यानी थर्मोडायनामिक्स और इक्विलिब्रियम, ये दोनों ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेट हो रहे थे। नेक्स्ट एप्लीकेशन वी हैव इज metals having E naught reduction negative react with acids, react with dilute acids to produce hydrogen gas. जिन मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन बना सकती है। दिस इज सोडियम प्लस HCl, वी गेट सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, वी गेट जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर मैं लिखूं कॉपर प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड तो आंसर आता है नो रिएक्शन। सिल्वर के साथ लिख लो गोल्ड, प्लैटिनम, ये सब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके आपको कोई रिएक्शन नहीं दे पाते। तो आप कह सकते हो हाइड्रोजन वही प्रोड्यूस कर सकता है जिसका ई नॉट रिडक्शन नेगेटिव होगा। अब जब ई नॉट रिडक्शन नेगेटिव है तो एक्चुअल में हुआ क्या है, 0 से सोडियम 1 पॉजिटिव, हाइड्रोजन 1 पॉजिटिव से 0। तो बेटे इसका ई नॉट सेल बना है ई नॉट SHE माइनस E naught सोडियम 1 पॉजिटिव टू सोडियम। SHE की तो वैल्यू 0.0 थी और सोडियम की वैल्यू अगर मैं आपको बता दूं तो सोडियम की वैल्यू है आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में माइनस में, इट्स अ नेगेटिव वैल्यू, मैं उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको बता देती हूँ, -2.71। ये है -2.71। तो ये आंसर आ रहा है पॉजिटिव, इसका मतलब ये रिएक्शन तो हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस है। तो जैसे सोडियम के साथ एसिड की रिएक्शन किया, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस थी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो गया। राइट? अब अगर मान लो आपको मैंने इसे लिख ही दिया, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैंने कॉपर रख दिया, साथ में HCl डाला, मैंने कहा कॉपर क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर मैं ऐसा लिख दूं तो आप कहोगे इस रिएक्शन
रिएक्शन का ई नॉट सेल क्या आएगा? इट इज ई नॉट कैथोड आपका बन रहा है अब SHE और एनोड है कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर। तो बेटा ये 0.0 माइनस 0.34, तो आपका आंसर तो माइनस में आ रहा है। अगर आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो ये हो ही नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो जब भी हम कहते हैं कि कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है, ये सारा कुछ रिडॉक्स यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से डिसाइड होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज गोइंग टू डिसाइड whether a metal will react with acid to give hydrogen or it will not react with acid to give hydrogen. तो अब आपको याद रखना है कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये सब क्या कर रहे हैं? ये बिल्कुल भी मेटल्स के एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो आपके पास यहाँ आंसर आ रहा है नो हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन। तो अगर आपको हाइड्रोजन बनाना है तो आप कॉपर, सिल्वर, गोल्ड तो यूज नहीं कर सकते ना। तो हाइड्रोजन बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? अल्कली मेटल्स, ग्रुप 1 के ग्रुप 2 एलिमेंट्स यूज करते हैं क्योंकि उनका भी पोटेंशियल क्या है? नेगेटिव है। तो सोडियम का पोटेंशियल नेगेटिव है, ऐसे जिंक का पोटेंशियल भी क्या है? -0.76 वोल्ट। सोडियम का पोटेंशियल हमारे पास था -2.71 वोल्ट। नेगेटिव पोटेंशियल है, इसलिए ये मेटल्स हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगी। तो ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब आप जरा ध्यान से देखो, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा, बेसिकली हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझा। जब हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपके पास है, तो उन पोटेंशियल वैल्यूज का करोगे क्या? याद थोड़ा ना करनी थी। ये तो है नहीं कि आपके पास वैल्यूज हैं और आपने उनको याद करना है। वो कह रहे वैल्यूज हम आपको दे देंगे, आप सिर्फ ये बताओ कि क्या उन वैल्यूज को देख के आप कुछ समझ भी पाओगे या नहीं। इसलिए मैंने आपको टॉपिक करवाया है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम यूज कैसे करते हैं। बोलो जी, यहां तक एनी डाउट इफ यू हैव? क्लियर है यहां तक? जल्दी से सारे पॉइंट्स को नोट करें। Yes, ma'am. कर लिया नोट? Yes, ma'am. कर लिया? गुड। तो एप्लीकेशंस में फर्स्ट एप्लीकेशन क्या थी? ई नॉट रिडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर। फिर मैंने आपसे कहा ई नॉट रिडक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर। मेटल्स में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा वो उतना कम रिएक्टिव होगा, और नॉन मेटल्स में जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल उतना ज़्यादा रिएक्टिव मेटल। नॉन मेटल है ना, फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था तो बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटल है। और मेटल्स में क्या था कि प्लेटिनम का ई नॉट रिडक्शन बहुत ज़्यादा है, फिर वो क्या बना? लीस्ट रिएक्टिव बना। ऐसे ही हमने कहा ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू से हम ये बता पाते हैं कि कोई रिएक्शन होगा या नहीं होगा, यानी वेदर अ रिएक्शन विल अकर और नॉट। स्पॉन्टेनिटी बता पाते हैं, यानी ई नॉट सेल निकालते हैं, और अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव आ जाए तो आप कहते हो सेल रिएक्शन हो जाएगा, और अगर नेगेटिव आ जाए तो सेल रिएक्शन नहीं होगा।